So next in case law we are going case law on return of income. So number one is so Logi Property Company Limited versus Department of Revenue 2010 and Regan Powertech Private Limited versus CBGP 2019. So this is also important case law and a new case law. So this is related to condonation for delay in filing return of income. आपकी रिटर्न जो है ऑफ इनकम वो आपने लेट फाइल की है आफ्टर ड्यू डेट, तो क्या जो असेसिंग ऑफिसर है वो कंडोन कर सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट को, डिले को। तो क्वेश्चन है जज द सीबीजी हैज द पावर टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, और कैन द सीबीजी रिफ्यूज टू कंडोन डिले इन फाइलिंग द टैक्स रिटर्न वेयर सच डिले वाज कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द असेसी। अब जो डिले हो गया आपका रिटर्न फाइल करने में, दिस इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ असेसी। So in this case, decision it is held that delay in filing the return of income has to be condoned for sufficient cause. तो डिसीजन है कि हैज टू बी कंडोन्ड फॉर सफिशिएंट कॉज, तो आपको कंडोनेशन मिलना चाहिए। एंड इफ द डिले इज नॉट कंडोन्ड देन इट वुड कॉज जेन्युइन हार्डशिप टू द पैटिशनर, उससे बहुत ज़्यादा हार्डशिप होगी पैटिशनर को, मीन्स बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो further, if delay in filing of return is condoned, so such a carry forward of losses and claim of profit linked deductions would be admissible under the law। और असेसी को ये भी बेनिफिट मिल जाएगा, जब कंडोनेशन होना चाहिए तो आपको जो लॉस है वो भी कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, और कोई आपकी डिडक्शन जो आपकी रह गई थी वो भी आपको अलाउड हो जाएगी। क्योंकि एक रूल होता है यदि आपकी रिटर्न लेट फाइल होती है आफ्टर ड्यू डेट, फिर आप लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी सेक्शन 18 में। तो कंडोनेशन यदि हो जाती है बाय कमिश्नर और बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो आपको बेनिफिट है एसएससी में। तो इट मीन्स एसएससी के बेनिफिट के लिए कंडोनेशन इज अवेलेबल। तो नेक्स्ट केस लॉ इज सुनंदा राम गेका वर्सेस सीआईटी 94। Similar case law CIP versus Haji P. Mohammed 1981 and another case law is Dhampur Sugar Mills Limited versus CIP 1973। तीनों में सेम डिसीजन है। इसमें आपको मेंशन किया है व्हाट आर द रीजंस फॉर रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139। तो क्या क्या रीजंस हैं जो अलाउड है एसएससी को, जिसके बेस पर वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। तो बेसिक रीजन ये है अ रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड ओनली फॉर बोना फाइड ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट और मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ असेसी एंड इट मस्ट बी डिस्कवर्ड बाय असेसी हिमसेल्फ। असेसी से कोई ओमिशन हो गई है, कोई आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, देन यू कैन फाइल रिवाइज्ड रिटर्न। इसका मतलब है और जो मिस्टेक है वो असेसी को ही फाइंड आउट करनी है, डिस्कवर करनी है। So it means in case such an omission or mistake is discovered by assessing officer during the assessment proceedings, then a revised return filed at that stage will not be revised return under section 139(5)। अब एक बार आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, असेसिंग ऑफिसर को कोई मिस्टेक मिलती है, फिर आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 139(5) में। which means a decision है once a revised returning file it will substitute the originally filed return and thus where a return was filed under section 139(1) declaring income and later it is revised declaring a loss, the loss shall be allowed to be carried forward as per revised return। बाकी रिवाइज रिटर्न आपकी तभी अलाउड है लेकिन मिस्टेक असेसी ने अपने आप डिस्कवर की है, ये मेन पॉइंट है हमारा। Another case law is CIT versus Govind Nagar Sugar Limited 2011। So can carry forward of unobserved deprivation if return not filed within due date। आपने रिटर्न लेट फाइल किए तो क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रेशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं। एक हेल्थ गैप का अनअब्जॉर्ब डेप्रेशन विल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड टू सब्सीक्वेंट ईयर इवन दो रिटर्न ऑफ इनकम तो ऑफ द करंट ईयर वाज नॉट फाइल्ड विदिन ड्यू डेट। अनअब्जॉर्ब डेप्रेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, मगर बिजनेस लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है क्योंकि आपकी लेट हो गई है रिटर्न। Another case है जो ओडिशा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ACIT 2012। रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) बाय फाइलिंग ए रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो क्या आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम को रिवाइज कर दिया है, वो फाइल कर दिया आपने।
So can an assessee revise the particulars filed in the original return of income by filing a revised statement of income? So as per section 139(5), only a return may be revised for bona fide mistakes or omissions only. It means it is held that filing or revised statement of income is of no value and will not be considered by assessing officer for assessment purpose. सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज करने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आपको पूरी इनकम जो रिटर्न है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपकी वो रिवाइज रिटर्न एक्सेप्ट होगी। एनकर केस लॉ श्रीमती ए कौशल्या बाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। तो ये रिलेटेड है सेक्शन 139A से। पैन जिसके अंदर अलॉट होता है, तो इसमें क्वेश्चन है नो नीड ऑफ पैन फॉर पर्सन हैविंग इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट। तो मेन डिसीजन ये हुआ है कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, तो पैन की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है तो इज ए पर्सन हैविंग इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट रिक्वायर्ड टू फर्निश ए पैन टू द डिडक्टर अंडर सेक्शन 206AA even though he is not required to hold a PAN under section 139A। देखो कुछ इनकम्स हैं जिसपे टीडीएस चार्ज होता है, जैसे सेक्शन 206AA में फिर आपको पैन नंबर देना पड़ता है, तभी आपको टीडीएस का रेट लो अप्लाई होता है, अदरवाइज आपको हाई रेट लगता है। बट अब पैन की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 139A में, क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो उस केस में क्या बेसिक प्रॉब्लम राइज होती है? तो एज पर सेक्शन 139A ए पर्सन हुज टोटल इनकम इज नॉट टैक्सेबल इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। देखिए आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, फिर तो पैन की आपको जरूरत नहीं है। बट एज पर सेक्शन यदि आप देखते हैं सेक्शन 206AA एनी पर्सन रिसीविंग टैक्सेबल अमाउंट शेल फर्निश द पैन टू द डिडक्टर, अदरवाइज टैक्स शेल बी डिडक्टेड एट अ हायर रेट। And further, it is mandatory for an assessee to furnish a PAN for filing form number 15G as required in the section 179A। 15G में होता है कि हम कहते हैं हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो हमारा टीडीएस मत काटा जाए, टीडीएस ना अप्लाई हो, तो उस केस में भी फिर आपको जो है पैन देना पड़ता है टू सीक एग्जम्पशन फ्रॉम डिडक्शन ऑफ टैक्स सोर्स। बट अब पैन है नहीं आपके पास अंडर सेक्शन 139A में, पर जो इनकम है फिर उस पर टीडीएस आपका जो है लो रेट में अप्लाई होगा, तो उसमें क्या डिसीजन है हम? दस सेक्शन 206AA क्रिएट्स इनकन्वीनियंस टू स्मॉल इन्वेस्टर्स है, तो इसके कारण सेक्शन 206AA में हमें इनकन्वीनियंस होगी स्मॉल इन्वेस्टर को, हु इन्वेस्टर्स देयर सेविंग्स फ्रॉम अर्निंग्स सिंस विदाउट पैन टैक्स इज डिडक्टेड एट हायर रेट। तो देयरफॉर नाउ इट इज डिसाइडेड दैट, तो डिसीजन हुआ है इट इज हेल्ड दैट इट इज नॉट नेसेसरी for persons having income below taxable limit to obtain PAN, that is section 206AA is not applicable to such a person है। देखिए आपको पैन की जरूरत नहीं है 139A में, तो फिर आपको सेक्शन 206AA भी अप्लाई नहीं होगा, तो आपका जो टीडीएस है वो भी नहीं कटेगा हाई रेट के ऊपर। अनदर केस लाइए गोयल की जो इंडिया लिमिटेड वर्सेस CIT 2016। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C नॉट क्लेम इन रिटर्न। रिटर्न में आपने 80C की डिडक्शन क्लेम नहीं की, आप भूल गए, तो कैन एन असेसी क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C बाय ए लेटर एड्रेस्ड टू असेसिंग ऑफिसर विच हैज नॉट बीन क्लेम इन द रिटर्न ऑफ इनकम। क्या हम लेटर इशू कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को कि हमारे 80C की डिडक्शन अलाउ की जाए? It is held that assessing officer has no power to entertain a claim for deduction under section 80C made through letter after filing return of income। तो कहते हैं लेटर को एक्सेप्ट नहीं होगा, hence deduction under section 80 may be claimed only by filing revised return आप फाइल कर सकते हैं under section 139 subsection 5, तो वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट केस लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ इनकम। प्रोसीजर क्या होता है असेसमेंट के? असेसमेंट में होता है जैसे सेल्फ असेसमेंट होती है, आपकी समरी असेसमेंट होती है, ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है, री असेसमेंट होती है, उनसे रिलेटेड केस लॉ हो जाएंगे। तो पहला है सेक्शन 142(2)A व्हेन स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड। केस लॉ है आपका सुपर कैसेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस ACI की 1999 का केस लॉ है। स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी को लगता है कि टैक्स का लॉस हो गया, तो वो स्पेशल ऑडिट के लिए कह सकते हैं, एंड सच ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी अचीव्ड बाय द ऑडिट कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 44AB। जो ऑडिट आपका हुआ था सेक्शन 44AB में, हो सकता है वो हमारा ये पर्पज सर्व नहीं कर रहा है, तो इसलिए स्पेशल ऑडिट मे बी ऑर्डर्ड। एंड केस में जो वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस JCI के 2004 में।
तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमिश्नर टू एग्जामिन वेदर द असेसिंग ऑफिसर हैज एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली बिफोर गिविंग हिज अप्रूवल फॉर स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)(a). उसमें ये मेंशन किया है असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली एग्जामिन करे इससे पहले कि वो ऑर्डर पास करे स्पेशल ऑडिट का। Another case like Swadeshi Polytechs Limited versus ITO 1983. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डिक्लाइंस टू अंडरटेक स्पेशल ऑडिट। अब सीए ने मना कर दिया है कि मैं स्पेशल ऑडिट नहीं करता इस कंपनी का इस पार्टी का। तो सेक्शन 142(2)(a) में कवर है ये भी। तो वैगर की फेलियर बाय एसएससी टू गेट स्पेशल ऑडिट, को क्या ये एसएससी का फेलियर माना जाएगा? तो इट इज हेल्ड दैट वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट डिक्लाइंस टू अंडरटेक स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)(a) द एसएससी कुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 कैन नॉट बी डन। तो ये एसएससी का फॉल्ट नहीं है। Another case है CIT versus so Amaingun Transports Private Limited 1995. So assessment under section 143(1) or 143(3) can an assessing officer make an assessment for a year other than assessment year for which the return is filed. तो आपने ये को रिटर्न फाइल की है सोच लो 1920 की, तो क्या असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर सकता है 1819 की किसी दूसरे असेसमेंट ईयर की? It is not open to the assessing officer to make assessment in respect of a year other than the assessment year for which the return is filed. तो सेक्शन 143(1) में या 143(3) में सिर्फ उसी साल की असेसमेंट तो हो सकती है जिसकी रिटर्न आपने फाइल की है। तो ओडिशा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज ACIT 2012। सीक्वेंस क्या है ऑफ इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) और 143(2)। तो 142(1) होता है जब आपने रिटर्न फाइल नहीं की, 143(2) होता है आपने रिटर्न फाइल की है तो पर आपको एविडेंस चाहिए असेसिंग ऑफिसर को, वो आपको नोटिस इशू कर सकता है। तो देयर इज नो सीक्वेंस नहीं है प्रिस्क्राइब एज टू वट मैनर नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) एंड 143(2) आर टू बी इशूड। Therefore there is nothing to say that notice under section 142(1) should precede notice under section 143(2). तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कौन सा नोटिस पहले इशू करना है। द इशू नोटिस डिपेंड्स अपॉन वेदर रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड बाय एसएससी और नॉट एज गिवन बिलो। वो तो इस पर डिपेंड करता है कि रिटर्न ऑफ इनकम आपने फाइल की है या नहीं की है। मेन रीजन ये है। देखो तो पहला है नोटिस अंडर सेक्शन 132(2) इज इशूड टू प्रोड्यूस एविडेंस वंस एसएससी हैज फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम। तो जिस एक इशू में ये सेक्शन होना चाहिए कि 143(2) होना चाहिए। यहाँ पर ये 132 है ना, इसको आप करेक्ट कर लो, 143 सब सेक्शन 2 है ये। एंड ये नोटिस है अंडर सेक्शन 142(1) इज इशूड टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट इफ एसएससी नॉट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। 142(1) का अप्लाई होगा जब रिटर्न फाइल नहीं की कि आप अपनी बुक्स प्रोड्यूस कीजिए। 143 सब सेक्शन 2 होगा जब आपने रिटर्न फाइल कर ली और आपको कहा जाएगा कि आप एविडेंस प्रोड्यूस कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है और कोई भी इशू नोटिस जो है पहले इशू हो सकता है, मीन्स कोई सीक्वेंस नहीं है। सो राजमानी गेवी वर्सेस CIT 1937। नो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 इफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज इनवैलिड। आपने जो को नोटिस इशू किया 143(2) में कि बुक्स एविडेंस पर यूज करो और पर वो नोटिस इनवैलिड था। अब आपने एविडेंस पर यूज नहीं किया तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं होगी आपकी। तो क्वेश्चन है वेयर द jurisdiction of a notice under section 143(2) is not valid and there has been non compliance with the same by the assessee और assessee ने भी उसको comply नहीं किया है, the assessing officer cannot resort to section 144 and make an assessment to the best of his judgment। फिर उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अप्लाई नहीं होगी। तो ITO वर्सेस लक्ष्मी प्रसाद गोयनका 1977 है। एक्स पार्टी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। तो एक पार्टी प्रेजेंट नहीं थी, असेसिंग ऑफिसर ने करके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो वैगर नॉन रिसीट और नोटिस और सम्मन अंडर सेक्शन 143(2) इज ए डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 144 में। ठीक है, तो आपको नोटिस ही नहीं मिला तो क्या वो भी डिफॉल्ट माना जाएगा। एन एक्स पार्टी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के सेक्शन 144 कैन ओनली बी मेड फॉर डिफॉल्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 144। देखिए आपको डिफॉल्ट करता है असेसी तभी आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है।
But non-compliance with a summon, getting a non-receipt or notice under Section 143(2), requiring production of books of accounts and other documents, is not such a specified default नहीं है, and therefore it cannot result in an ex parte best judgment assessment. Which means जो आपको नोटिस नहीं मिला तो वो आपका जो है डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं होगी। Another case था बिहारी लाल चटर्जी वर्सेस CIT 1934। तो ये है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 कैन इनकम्प्लीट अनसाइंड और अनवेरिफाइड रिटर्न लीड टू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। Incomplete, unsigned or unverified return may lead to best judgment assessment. A best judgment assessment can be made when the return is filed woefully incomplete और नोट साइन एंड वेरीफाई, क्योंकि ये मेंशन किया ही गया है सेक्शन 144 में। ये रीजन है यदि आपके रिटर्न इनकम्प्लीट है, अनसाइंड है, अनवेरीफाइड है, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, तो हैंस इट इज वैलिड। अब आते हैं सेक्शन केस है रीअसेसमेंट ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 147 में। सो CIT वर्सेज आबाद फिशरीज 2012। तो रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 बिफोर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). 143(3) में होता है आपकी एविडेंस के बेस पर असेसमेंट होगी, उससे पहले क्या रीअसेसमेंट हो सकती है? तो कैन रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 बी मेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). Reassessment under section 147 cannot be made within the time available for issuing notice under section 143(2) and for completion of assessment under section 143(3). तो जब तक 143(2) और 3 का टाइम चल रहा है तब तक रीअसेसमेंट नहीं होगी, जब उसका टाइम ओवर हो जाएगा उसके बाद ही रीअसेसमेंट हो सकती है। Another case ना इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड वर्सेस ACIT 2012। Reopening of assessment under section 147 in relation to assumption under section 54 EC where break of investment in bonds is not specified। आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है बॉन्ड्स में assumption लेने के लिए सेक्शन 54 EC में विदिन 6 मंथ में, पर आपने वो टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने इन्वेस्टमेंट कब किया, 6 महीने में किया या उसके बाद। तो कैन रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 बी मेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट? तो क्या उस केस में आपकी रीअसेसमेंट हो सकती है और अभी 143(3) की असेसमेंट जो है कंप्लीट नहीं हुई है? तो फिर आपका जो डिसीजन है assessing claim exemption under section 54 EC but the dates on which the amounts were invested in bonds were not specified by the assessee, hence the assessing officer was justified in reopening the assessment under section 147। अब क्योंकि assessee की मिस्टेक है तो रीजन है ये, तो इस केस में आपकी रीओपन हो सकती है असेसमेंट इससे पहले कि वो कंप्लीट हो 143(3) में। Another case now हेमंत ट्रेगर्स वर्सेस ITO 2015 में। तो रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 148 ऑन बेसिस ऑफ सर्वे अंडर सेक्शन 133A बट नथिंग फाउंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ इनकम अंडर सर्वे। तो आपकी रीअसेसमेंट करनी थी हमने, सर्वे हुआ पर सर्वे में कुछ नहीं मिला, आपकी कोई इनकम एस्केप नहीं मानी गई सर्वे जब हुआ। तो वेदर इट इंडिकेट्स स्टेटमेंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर या सेल्फ असेसमेंट किया, तो क्या वो स्टेटमेंट ऑफ इनकम मानी जाएगी जब कुछ मिला ही नहीं आपको सर्वे में? तो where nothing has been found during the survey that income has escaped assessment, then the issue of notice to initiate reassessment proceedings under section 148 is not valid। तो रीअसेसमेंट आपकी वैलिड ही नहीं है जब आपकी कोई एस्केपमेंट ऑफ इनकम ही नहीं है। अगर केस लाइक गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस BS सिंह GCIT 2015। तो रीअसेसमेंट नोटिस इशू किया हमने अंडर सेक्शन 148 में ऑन ए डिफरेंट ग्राउंड वैलिड और इनवैलिड विद रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ऑफ लॉ लेटर ऑन। आपका जो का लॉ वो अमेंड हो गया है रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, तो उसका हमने रीअसेसमेंट नोटिस इशू कर दिया है। तो क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है? तो नो, इट इज नॉट वैलिड। तो इसलिए हेल्ड गया कि रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट सब्सीक्वेंट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148, आपने नोटिस इशू किया 148 में, बाद में लॉ अमेंड हो गया पिछली डेट से, तो उस केस में हम एक नोट वैलिड के नोटिस इशूड अर्लियर, तो जो पुराना नोटिस था वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इट कुड ओनली अमाउंट टू change of opinion and the notice for reopening of assessment would become unsustainable। तो इट मीन्स अगर वो चेंज ऑफ ओपिनियन माना जाएगा और आपका जो रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगी। हेंस द रीजन फॉर रीओपनिंग द असेसमेंट कैन नॉट गेट वैलिडेटेड
बाय द रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ऑफ लॉ। तो इट मीन्स देखिए आपने रीओपन करनी है असेसमेंट, उसको हम कुछ पुरानी डेट से अमेंड नहीं कर सकते हैं, तो कहते हैं कि इनवैलिड। अवेंटिस फार्मा लिमिटेड वर्सेस एसीआई की 2010 रीअसेसमेंट ऑन बेसिस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन। तो वो रीअसेसमेंट जो होती है कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, सिर्फ ओपिनियन चेंज हो रहा है तो अलाउड नहीं है आपकी, कोई मिस्टेक हो गई है, इनकम एस्केपमेंट होनी चाहिए, तब रीअसेसमेंट होती है। तो कैन द असेसिंग ऑफिसर रीओपन एन असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ merely a change of opinion? So it is held that the power to reopen an assessment is conditional on the formation of a reason to believe that income chargeable to tax has escaped the assessment. इसका जो मेन रीजन है escapement of income होनी चाहिए, therefore reopening the assessment for a mere change of opinion is not valid. तो ACIP वर्सेज ICICI सिक्योरिटी प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड 2012 reopening of assessment under section 147 in case of change of opinion as to a loss being a speculative loss and not a normal business loss। असेसमेंट करके असेसिंग ऑफिसर ने बाद में वो कहता है कि ये लॉस था ना आपका, वो मुझे स्पेकुलेटिव लग रहा है, वो बिजनेस लॉस नहीं है, तो उसने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया है, तो क्या उसकी री असेसमेंट हो सकती है। द असेसमेंट ऑफ assessee हैड बीन completed under section 143 में असेसमेंट कंप्लीट हो गई। आफ्टर द लैप्स ऑफ 4 years from the relevant assessment period, the assessing officer had reopened the assessment of assessee under 147 on the ground that the assessee company incurred the loss in trading in shares being speculative, which can be set off against speculative income, and the loss represent income which has escaped the escapement। तो वो कहते हैं स्पेकुलेशन लॉस था, वो कोई बिजनेस लॉस नहीं था, वो सेटअप हो नहीं सकता है, तो वो आपके स्टेटमेंट को इनकम मानी जाएगी। अब उसने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया है। But it is held that the assessee had disclosed the full details of his income in the return of income. Therefore, reopening of assessment by assessing officer is clearly a change of opinion, and therefore the order of reopening the assessment under section 147 is not valid। क्योंकि चेंज ऑफ ओपिनियन में कभी भी रीअसेसमेंट नहीं होगी। तो इसी से रिलेटेड केस लॉ यही चल रहे हैं, ये परमिजिबल है अंडर सेक्शन 147 टू रीओपन द असेसमेंट ऑफ द असेसी ऑन द ग्राउंड दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट आफ्टर ए चेंज ऑफ ओपिनियन एज टू लॉस बीइंग ए स्पेकुलेटिव लॉस एंड नॉट ए नॉर्मल बिजनेस लॉस consequent to a mere relook of accounts which were earlier furnished by assessee during assessment under section 143 stage। So hence it is not allowed। Another case law, CIT versus Mehak Fininvest Private Limited 2014 and N Govind Raju versus ITO 2015। Can assessing officer reassess issued other than original issued on the basis of which the notice was issued sealed to register। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई उसके बेस पर आपने नोटिस इशू कर दिए हैं, अब वो जो प्रॉब्लम थी वो तो सोल्व हो गई, अब क्या हम जो है रीअसेसमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर प्रॉब्लम्स जो उसको लगता है कि अराइज हो गई हैं। तो और तो whether an addition can be made in reassessment when the original regions on the basis of which notice for reassessment was issued did not survive। जिस बेस पर आपने नोटिस इशू किया था रीअसेसमेंट का वो रीजन को सर्वाइव नहीं करते हैं, तो क्या हम किसी दूसरे रीजन के बेस पर रीअसेसमेंट कर सकते हैं। और वेदर का रीअसेसमेंट बेस्ड ऑन फ्रेश ग्राउंड्स वुड बी वैलिड होगी व्हेन द ओरिजिनल रीजन विच प्रॉम्प्टेड द रीअसेसमेंट डज नॉट सर्वाइव। तो सबका पर्पज एक ही है, क्या हम नए रीजन के बेस पर रीअसेसमेंट कर सकते हैं, पर नोटिस इशू किया था किसी पुराने रीजन के बेस पर। तो हमारा मेन डिसीजन था रीअसेसमेंट ऑन बेसिस ऑफ इशूड अगर देन ओरिजिनल इशूड ऑन द बेसिस ऑफ विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज इशूड। तो लेट अस सी डिसीजन क्या है आपका, डिसीजन इंपॉर्टेंट केस लॉ है, यस ये पॉसिबल है। It is held that as per explanation 3 to section 147, assessing officer may assess any other income which has escaped assessment and which comes to his notice or knowledge subsequently in the course of proceedings under section 147, even though the said issued means reasons for issue notice were not mentioned in the notice or do not survive। यदि नए रीजन से आपको पता लगते हैं उसके बेस पर भी आपकी रीअसेसमेंट हो सकती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो अनदर केस लॉ इज CIT वर्सेस धारिया कंस्ट्रक्शन कंपनी 2011। So that is valuation report under section 142A can form ground for reopening an assessment।
असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन रिपोर्ट जो थी अप्लाई की थी 142A में, अब उसके बेस पर क्या वो रीअसेसमेंट कर सकते हैं? Valuation report is only an opinion of valuer and neither it amounts to information nor can form a ground for reason to believe that the assessee has failed to disclose his income fully and truly. असेसी ने जो अपनी इनकम पहले डिस्क्लोज की होगी तो उसके बेस पर असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन रिपोर्ट जो थी वो मांगी है वैल्यूएशन ऑफिसर से। अब वो कुछ डिफर आ रही है, तो हैंस रीअसेसमेंट नॉट अलाउड एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्योंकि ये सिर्फ चेंज ऑफ ओपिनियन माना जाएगा। एनगर केसला ITO वर्सिटी शिव शक्ति बिग होम प्राइवेट लिमिटेड 2011 है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है आपकी वो ग्रेटर है फेयर मार्केट वैल्यू से और प्रॉपर्टी इज नोट स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो क्या वो स्टेटमेंट ऑफ इनकम है? दिस इज नोट। तो where a stamp valuation authority has adopted higher valuation of a property for the payment of stamp duty, the same cannot be a basis to conclude a statement of income in the hands of a purchaser। मीन्स है कि आपने रिटर्न फाइल करी है आपने एक्चुअल सेल प्राइस के बेस पर, ठीक है, और वो एक्सेप्ट हो गई है। तो बाद में जब आपको पता लगता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो उसके बेस पे रीअसेसमेंट नहीं होगी आपकी, वो सिर्फ चेंज ऑफ ओपिनियन माना जाएगा, जिस नॉट स्टेटमेंट ऑफ इनकम। So another case law is CIT versus PP Engineering Work 2014. Validity of notice issued under section 148 after a lapse of time limit under section 149। जैसे 148 में हम रीअसेसमेंट या नोटिस इशू करके हैं, उसकी टाइम लिमिट 4 साल या 6 साल होती है, इंटरनेशनल के केस में ज़्यादा है हमारी। तो क्वेश्चन है कि डज द फाइंडिंग और डायरेक्शन इन एन एपिलेट ऑर्डर दैट इनकम रिलेट्स टू डिफरेंट असेसमेंट ईयर empower reopening of assessment for gap assessment year irrespective of the expiry of 6 year time limit। तो क्या 6 साल की लिमिट भी ओवर हो गई है उसके बाद भी हम रीओपन कर सकते हैं? तो एक्ट सेक्शन 149 1B द टाइम लिमिट फॉर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 is 6 year फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो 6 साल का टाइम कब होता है? वेयर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट इज ₹1 लाख और मोर फॉर दैट ईयर। स्टेटमेंट ऑफ इनकम कम से कम 1 लाख रुपए है। एंड सेक्शन 151 स्टेट्स दैट नोटिस अंडर सेक्शन 148 may be issued at any time for assessment or reassessment or recomputation to give effect to any finding or direction contained in an appellate or revisionary order। तो सेक्शन 150 कहता है कि आप कभी भी जो है नोटिस इशू कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 150 जो है वो ओवरराइड करता है या टाइम लिमिटेशन स्पेसिफाई करेंगे सेक्शन 149 को। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन जो 2 है टू सेक्शन 153 स्टेट्स दैट व्हेन एन, इट मीन्स ये जो टाइम लिमिट है वो किस केस में नहीं है? तो टाइम लिमिट जो है वो है इस केस में जब भी कोई डायरेक्शन या कंटेन होती है एपिलेट या रिविजनरी ऑर्डर में, जैसे एपिलेट अथॉरिटी ने अपील की थी इसका जो ऑर्डर है या कोई रिविजनल ऑर्डर है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो further explanation 2 to section 153 states that when an order in appeal, revision or reference is made whereby any income is excluded from the total income of an assessee for an assessment year, and assessment of such income for another assessment year shall be deemed to be valid under section 150 and 153। तो आपकी यदि आपने ऑर्डर इशू किया है किसी एक असेसमेंट ईयर का पर स्टेटमेंट है किसी दूसरे असेसमेंट ईयर की, वो भी वैलिड है, उसकी भी रीअसेसमेंट हो सकती है। तो हेंस इट हैज बीन हेल्ड दैट बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 150 रीड विद एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 153 नोटिस अंडर सेक्शन 148 मे बी इशूड फॉर रीअसेसमेंट ऑफ एस्केप्ड इनकम इवन आफ्टर टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 149 हैज एक्सपायर्ड। पर वो कब होती है? अगेंस्ट एपिलेट ऑर्डर, जो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है या रिविजनल ऑर्डर, उसके अगेंस्ट आपकी टाइम लिमिट के बाद भी हम रीअसेसमेंट कर सकते हैं। अनदर केस होगी एलन सन्स लिमिटेड वर्सेस GCI के 2014 में। तो एक जो इनिशिएशन ऑफ रीअसेसमेंट बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 4 ईयर ऑन द बेसिस सब्सिक्वेंट ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट रूलिंग वैलिड है, stating that a deduction under section 80 was excessively allowed to the assessee if there is no failure on the part of assessee to disclose fully and truly all material facts। असेसी ने डिडक्शन क्लेम की कि सारे फैक्ट क्लियर कर दिए थे, बट असेसिंग ऑफिसर कहता है कि ये गलत है, डिडक्शन आपकी एक्सेस हो गई है। तो क्या रीअसेसमेंट पॉसिबल है आपकी? इट मीन्स केस है रीअसेसमेंट बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 4 ईयर ऑन द बेसिस सब्सिक्वेंट ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट रूलिंग वैलिड।
So section 147 states that reassessment can be opened beyond a period of 4 years only if there is escapement of income है and omission or failure on the part of the assessee to disclose fully and truly all material facts necessary for the assessment. So it has been held that if there is no failure on the part of assessee to disclose complete facts, reassessment beyond time limit under section 149 is not valid under section 147. फिर आपकी रीअसेसमेंट वैलिड नहीं है. सो अमरनाथ अग्रवाल वर्सेस सीआईटी 2015. तो इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वांटिफिकेशन ऑफ एस्केप्ड इनकम अ प्री कंडीशन फॉर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 आफ्टर 4 ईयर. तुमने लिखा है ना कि सेक्शन 148 में आफ्टर 4 ईयर आप नोटिस कभी इशू कर सकते हो जब एस्केपमेंट ऑफ इनकम आपकी कम से कम 1 लाख रुपए है. वो कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना उसकी एस्केपमेंट ऑफ इनकम की ये बहुत जरूरी प्री कंडीशन है आपकी. उसमें is a recording of satisfaction and quantification of escaped income a precondition for issuing notice under section 148 after 4 years from the end of the relevant assessment year. तो क्वेश्चन है आपका द assessee has a leasehold land but converted into freehold as per sale deed and the assessee sold a portion of the land within 2 years of conversion and admitted the same as LTCG, taking into account the leasehold period also. तो पहले लीज पे थी, बाद में फ्री होल्ड हो गई है. फ्री होल्ड होने के विदिन 2 ईयर्स में आपने सेल कर गई है, पर हम कह रहे हैं कि LTCG है क्योंकि लीज पीरियड भी हम कंसीडर कर रहे हैं. असेसिंग ऑफिसर ने आपकी कंप्लीट करके असेसमेंट के सेक्शन 143 आफ्टर एक्सेप्टिंग LTCG. LTCG एक्सेप्ट हो गया आपका. But assessing officer reopened the assessment under section 147 for reassessment of LTCG and STCG after expiry of 4 years from the end of the assessment year. बाद में असेसिंग ऑफिसर कहता है कि ये LTCG नहीं है, ये कोई STCG था, हम लीज होल्ड पीरियड आपका काउंट ही नहीं करेंगे और आपने विदिन 2 ईयर में लैंड सेल की है तो ये शॉर्ट टर्म है आपका. सो व्हाट इज अवर डिसीजन? Section 147 states that reassessment can be opened beyond a period of 4 years only if there is escapement of income and omission or failure on the part of assessee to disclose fully and truly all material facts necessary for its assessment. फर्दर जो सेक्शन 149B है, द स्टेटमेंट ऑफ इनकम शुड बी 1 लाख होनी चाहिए और मोर ऑन द बेसिस ऑफ विच सेटिस्फैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 151 में. लेकिन 4 साल के बाद है तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम आपकी 1 लाख होनी चाहिए. फर्दर जब कोर्ट है कि द होल्डिंग पीरियड शुड इंक्लूड द लीज होल्ड पीरियड आल्सो एंड LTCG बीइंग कंसीडर्ड STCG इज ओनली चेंज ऑफ ओपिनियन. तो ये भी डिसाइड हुआ कि आपका लीज होल्ड पीरियड भी कंसीडर किया जाएगा. तो इसका मतलब है जो STCG है वो सिर्फ चेंज ऑफ ओपिनियन है. हेंस इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 आफ्टर 4 ईयर वाज नॉट वैलिड. तो ये आपका वैलिड नहीं है क्योंकि दिस इज ओनली चेंज ऑफ ओपिनियन है. Another case like HK Buildcon Limited versus ITO 2011 reassessment under section 147 by successor assessing officer on basis of change of opinion. पहले आपकी रीअसेसमेंट की असेसिंग ऑफिसर ने, बाद में उसकी अगर कोई नया आ गया असेसिंग ऑफिसर वो कहता है मैं दोबारा करूँगा आपकी रीअसेसमेंट, क्या वो पॉसिबल है? Can the successor assessing officer initiate reassessment proceedings on the ground of a change of opinion where the predecessor assessing officer has already framed the original assessment after applying his mind? जब उसने पहले कंप्लीट कर लिया आपकी असेसमेंट तो it is held that when there is no escapement of income and the successor AO has only a change of opinion, notice of reassessment is not valid. Another case is Samsung India Electronics Private Limited versus GCIT 2014. So can an assessee objecting to the reassessment notice issued under section 148, assessee ने reassessment notice को रिजेक्ट कर दिया है तो क्या वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट को इन नॉर्मल कोर्स कंटेंडिंग दैट सच रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स आर अपेरेंटली अनजस्टिफाइड एंड इलीगल. तो कह रहा है कि रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग हमारी अनजस्टिफाइड है, सीधा हाई कोर्ट में वो अप्लाई करना चाहते हैं. तो क्या रूल है आपका? व्हेन अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज इशूड द असेसी हैज टू फाइल अ रिटर्न, सीक रीजंस फॉर इशूइंग नोटिस, फाइल ऑब्जेक्शंस टू इशू ऑफ नोटिस एंड द असेसिंग ऑफिसर इज बाउंड टू डिस्पोज ऑफ द ऑब्जेक्शंस बाय पासिंग ए स्पीकिंग ऑर्डर. तो इसमें ये जरूरी है कि आपको एक रिटर्न फाइल करनी है जब आपको नोटिस इशू होता है 148 में और उसके रीजंस आपको बताने हैं. Hence, it is held that an assessee objecting to the reassessment notice under section 148 cannot directly
approach the High Court in the normal course, contending that such reassessment proceedings are apparently unjustified and illegal. Which means हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, पहले आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी रिवाइज अपनी करके, तो उसकी ऑब्जेक्शन से आपको सुननी पड़ेंगी एसएससी ऑफिसर की, एंड इफ यू आर नॉट सर्टिफाइड देन यू कैन अप्लाई टू हाई कोर्ट. Another case like Vipin Walia versus IPO 2016. Book the assessment reassessment proceedings initiated in the section 147. So against the legal heirs of the deceased assessee be valid if notice of reassessment was sent to the legal heirs after limitation period. तो अपने लीगल हेयर्स के अगेंस्ट रीअसेसमेंट नोटिस इशू किया, बट आफ्टर लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया 4 साल या 6 साल तक. दो the notice addressed to the deceased assessee was sent prior to limitation period, जबकि जो पुराना assessee का उसको हमने टाइम से पहले भेजा था उधर. तो सेक्शन 159 states the procedure to be adopted when the assessment is made on the legal representative. तो सेक्शन 159 में कवर होता है जब आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट केस करते हैं. तो सेक्शन 159 का केस है, असेसमेंट हो रही है ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नोटिस सेंड टू लीगल हेयर अंडर सेक्शन 148 आफ्टर लिमिटेशन पीरियड. तो व्हाट इज डिसीजन? तो एक्ट सेक्शन 159 टू ए एनी प्रोसीडिंग ऑलरेडी टेकन अगेंस्ट एन assessee before his death or which could have been taken against the deceased if he had survived shall be deemed to have been taken against the legal representative. तो पहली बात तो है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो चल रही है पुराने एसएससी की बिफोर डेथ वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो हम कर सकते हैं. However, reassessment under section 147 can be done only if notice has been issued within time under section 148. अगर रीअसेसमेंट कभी होगी यदि आपने टाइम पर नोटिस इशू किया है टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी, क्योंकि लीगल हेयर है उनको भी. Hence, the notice under section 148 of reassessment sent to legal heirs after limitation period has expired is not valid. ये भी टाइम पीरियड के अंदर अंदर इशू होना चाहिए, तभी वैलिड होगी आपकी रीअसेसमेंट अगेंस्ट लीगल हेयर से. तो DCIP वर्सेस रघुवीर सिंथेटिक्स लिमिटेड 2017, उसमें डिफरेंट व्यूज हैं ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स के ऑन नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर. तो कौन सा व्यू एक्सेप्ट होगा आपका, क्वेश्चन ये है. So whether the nature of an expenditure where different high courts have different views of capital revenue can be considered as a prima facie adjustment under section 143(1). What is decision? So it has been held that when there is a divergence of opinion among the various high courts on the nature of the expenses incurred on raising share capital, the law laid down by jurisdictional high court shall be binding on the assessee. जिस एरिया में एसएससी है तो उसी एरिया के हाई कोर्ट का डिसीजन एप्लीकेबल होगा, दूसरी हाई कोर्ट का डिसीजन एप्लीकेबल नहीं होगा. अनदर केस है जो ट्रेवनकोर डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ACIP 2017, CIP वर्सेस लक्ष्मण दास खंडेलवाल 2019. दिस इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट केस लॉ. नोटिस अंडर सेक्शन 143 टू नोट इशूड इज ए डिफेक्ट नॉट क्योरेबल इन स्पाइट ऑफ सेक्शन 292(b). तो क्वेश्चन ये आता है आपका, वेदर फेलियर टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 143 टू वुड विटिएट द असेसमेंट इवन इफ द असेसी हैज पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसीडिंग्स. तो हमने नोटिस इशू किया नहीं पर फिर भी असेसी ने पार्टिसिपेट कर लिया प्रोसीडिंग्स में, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? तो वुड सेक्शन 292(b) कम टू द रेस्क्यू ऑफ द रेवेन्यू अथॉरिटी इफ दे ओमिट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). तो क्या 292(b) में बेनिफिट मिलेगा रेवेन्यू अथॉरिटी को नोटिस ना इशू करने का? और इज नॉन इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) बाय द असेसिंग ऑफिसर और डिफेक्ट नॉट क्योरेबल, तो क्या वो डिफेक्ट है जो क्योर नहीं हो सकता है अंडर सेक्शन 292(b) इन स्पाइट ऑफ पार्टिसिपेशन बाय असेसी इन असेसमेंट प्रोसीडिंग, इवन जो कि असेसी ने पार्टिसिपेट भी कर लिया है असेसमेंट प्रोसीडिंग में. तो देखो पहले रूल देखते हैं क्या है 292(b). The issue of notice under section 143(2) is mandatory for making a regular assessment under section 143(3). नोटिस इशू करना जरूरी है यदि आपने असेसमेंट करनी है अंडर सेक्शन 143(3) में. तो सेक्शन 292(b) जो है इट प्रोवाइड्स दैट
where the assessee has participated in the assessment proceeding. Assessee ने participate कर लिया assessment proceedings में. Any notice which is required to be served upon him shall be deemed to have been duly served in time. तो जो notice आपने serve करना है तो वो हमें यूं करते हैं कि वो time पे serve हो गया है, even if served in an improper manner, क्या वो गलत तरीके से serve हुआ है. तो समझो नोटिस सर्व होना जरूरी है, पर वो जरूरी नहीं है कि वो टाइम पर सर्व हो. 292 बी में फिर वो बेनिफिट मिल जाता है असेसिंग ऑफिसर को. तो इट मीन सेक्शन 292 बी हेल्प्स या रेवेन्यू अथॉरिटी इन काउंटरिंग क्लेम्स ऑफ असेसी हु हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रोसीडिंग्स वंस अ ड्यू नोटिस हैज बीन इशूड. पर नोटिस जरूर इशू होना चाहिए, चाहे वो लेट हो सकता है पर इशू जरूर होना चाहिए. देखिए आपने इशू नहीं किया है तो फिर 292 डबल बी में आपको हेल्प नहीं मिलेगी. So it means hence non-issue of notice under section 143(2) is not a curable defect नहीं है under section 292 double B in spite of participation by the assessee in assessment proceedings. Another case है Sky Light Hospitality Limited versus ACIT 2018. Notice under section 148 in the name of a company which now has been converted into LLP. हमने नोटिस इशू किया कंपनी के नाम से, फिर कंपनी अब एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है, तो क्या वो वैलिड है? तो वेदर ए नोटिस फॉर रीअसेसमेंट इशू अंडर सेक्शन 148 ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इवेजन रिपोर्ट रिसीव्ड कैन बी ट्रीटेड एज ए वैलिड इफ सच नोटिस हैज बीन इशूड एरोनियसली इन द नेम ऑफ द रेस्ट वाइल कंपनी व्हिच हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू एलएलपी. तो इसका सेक्शन है 292B which provides that the return of income assessment notice summons or other proceedings do not become invalid due to technical flaws such as mistake, defect or omission or procedural irregularity do not invalidate assessment proceedings. वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इनवैलिड नहीं होती हैं क्योंकि टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है आपकी, या डिफेक्ट ओमिशन हो जाता है. तो इट मीन्स the notice under section 148 has been issued in the name of company now converted to LLP. कंपनी के नाम से इशू किया पर वो LLP बन गई and has been duly received by SSC और LLP ने रिसीव भी कर लिया है. तो which means that notice was meant for the SSC LLP. इसका मतलब है कि वो नोटिस था ही उसी LLP के लिए क्योंकि उसने रिसीव कर लिया है. तो hence the notice issued under section 148 is valid है since the income has escaped assessment even though the notice was erroneously issued in the name of the restaurant company which has now been converted into LLP. क्योंकि अब वो LLP में कन्वर्ट हो गई है. पर एक और इसी से रिलेटेड केस का देखते हैं जैसे कि PCIT वर्सेस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2019. मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये भी. नोटिस अंडर 148 इन द नेम ऑफ वेंचर कंपनी विच नाउ बीन अमलगामेटेड विद अदर कंपनी. इसमें भी हमने वेंचर कंपनी के नाम से नोटिस इशू किया पर कंपनी अमलगामेट होकर कि नई कंपनी में मर्ज हो गई है. तो अब क्या ये भी वैलिड रहेगा? तो क्वेश्चन है वेदर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) एंड 143(2) बाय द असेसिंग ऑफिसर इन द नेम ऑफ अमलगामेटिंग वेंचर कंपनी आफ्टर सच a company amalgamated with another company and the assessing officer has been informed about such amalgamation is a defect. क्या वो डिफेक्ट है आपका क्योरेबल अंडर सेक्शन 292B में? वो जो पार्टिसिपेशन ऑफ द अमलगामेटेड कंपनी इन द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ऑपरेट एज एन एस्टॉपल अगेंस्ट लॉ. अब देखिए वो पार्टिसिपेट भी कर लेती है अमलगामेटेड कंपनी, तो क्या फिर वो भी वैलिड माना जाएगा आपका नोटिस अंडर सेक्शन 292BB जो था? देखते हैं सेक्शन 292B provides that a return of income assessment notice summon or other proceeding do not become invalid due to technical flaws such as mistake, defect or omission or procedural irregularity do not invalidate assessment proceedings. Further, section 232 of the Companies Act 2013 provides that with the approval of scheme of amalgamation, the amalgamating company ceased to exist. पर कंपनी लॉ कहता है जो वेंचर कंपनी है वो को सीज हो गई है रजिस्ट करने से. द अमलगामेटिंग वेंचर कंपनी को नोट भी रिगार्ड की अब वो पर्सन ही नहीं मानी जाएगी अंडर सेक्शन 213 में 31 में. एंड द असेसमेंट ऑर्डर और प्रोसीडिंग कुछ नोट भी इनिशिएटिंग इन द नेम ऑफ द अमलगामेटिंग कंपनी. तो फिर हम असेसमेंट प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकते कह रही. So hence it is held that the initiation of assessment proceedings on a non-existing entity was void ab initio and participation in the proceedings by applicant amalgamated company in the circumstances cannot operate as an estoppel against law. तो इसमें यदि नई कंपनी पार्टिसिपेट भी करती है तो वो भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो आपका जो नोटिस है वो इनवैलिड है अंडर सेक्शन 148 में.
Another case like Valsad District Central Cooperative Bank Limited versus ACIT 2019. तो फेलियर को प्रोड्यूस कमिश्नर से लॉन्ग पीरियड बैक डेट ऑर्डर जस्टिफाई रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। एक बहुत पुराना ऑर्डर इशू किया था कमिश्नर ने, पर वो अब हम एसएससी ने उसको राइटिंग नहीं कर पाया, वो तो मिसप्लेस हो गया है। तो क्या आपकी रीअसेसमेंट हो सकती है? तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैन द सेसी फेलियर टू प्रोड्यूस कमिश्नर ऑर्डर ऑफ अप्रूवल डेटिंग बैक टू से द ईयर से 1996, बहुत पुराना ऑर्डर है, फॉर एम्प्लॉयज ग्रेचुटी स्कीम, तो कैन का अमाउंट टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स टू जस्टिफाई री ओपनिंग ऑफ असेसमेंट के सेक्शन 148। तो बहुत पुराना हो गया ना, आपने पहले प्राइटिंग किया था जब रिटर्न फाइल की होगी। अब इस साल में हम उस ऑर्डर को की कॉपी प्राइटिंग नहीं कर पाए, तो क्या वो हमारा मतलब है कि नो मटेरियल वो माना जाएगा, मटेरियल फैक्ट से मतलब नॉन डिस्क्लोजर, और उसके बेस पे आपकी रीओपन हो सकती है सेक्शन 148 में। तो वेयर ही हैड प्रोड्यूस द एग्रीमेंट बिटवीन LIC एंड द ट्रस्टी ऑफ द ग्रेच्युटी स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच क्लेम फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(5) वाज बीइंग अलाउड इन अर्लियर ईयर। पर वो कॉपी हमने पहले दिखा रखी है असेसिंग ऑफिसर को, और उसी के बेस पर हमने डिडक्शन भी क्लेम कर रखी है। डिसीजन देखते हैं। So it has been held that merely because the assessee is unable to produce a copy of the order of the approval of the gratuity scheme by the commissioner after long gap of time, it cannot tantamount to failure on the part of the assessee to disclose truly and fully all material facts. So since the assessee had produced a copy of the agreement with LIC and the trustees of the gratuity scheme in the course of original assessment. So therefore, reopening of assessment by issue of notice under section 148 is not valid on the basis of change of opinion on the part of the assessing officer. फिर आते हैं केस लॉ बेस्ड ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स अंडर सेक्शन 154 में। बिरला बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT 1979। सेक्शन 154 है, इनकरेक्ट डिडक्शन आपने हो गई है अंडर सेक्शन 80 में, तो क्या आप वो रेक्टिफाई हो सकती है? Incorrect computation of allowable deduction under section 80 can be corrected under section 154. तो विजय माल्या वर्सेस ACIT 2003 में सेक्शन 154 के है रूल, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 61C नोट कंसीडर, ये होता है जो आपके नोट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होते हैं उसका सेक्शन है 61C, वो कंडीशन आपने कंसीडर नहीं करी। तो वेयर इट वाज obligatory on assessing officer to consider provisions of section 61A and 61C, but he considered provision of only section 61A, so there was apparent mistake which was rectifiable. रेक्टिफिकेशन कभी होती है जब apparent मिस्टेक होती है, तो ये मिस्टेक मानी जाएगी, तो रेक्टिफिकेशन ही कहलाएगी। एंकर केस हुआ CIT वर्सेस हरियाणा स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2011। A mistake apparent from a record in the intimation under section 143(1). तो जैसे आपकी असेसमेंट हो गई है, समरी असेसमेंट जिसे कहते हैं 143(1) में, तो उसमें जो इंटीमेशन आता है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 154 टू रेक्टिफाई ए मिस्टेक apparent from record in the intimation under section 143(1) after issue of a valid notice अंडर सेक्शन 143(2)। तो क्या वो 143(2) में नोटिस इशू कर सकते हैं अपनी जो उसकी मिस्टेक हो गई है? The notice under section 143(2) is issued to ensure that the assessee has not understated the income or has not computed excessive loss or underpaid the tax, and the assessment is done under section 143(3). तो नोटिस इस बेस पे होता है कि आपने इनकम कम को नहीं शो की है आपकी, ठीक है, अंडरस्टेड या लॉस ज़्यादा को नहीं क्लेम किया है। And if issue of notice under section 154 is permitted to rectify the intimation issued under section 143(1), then it would lead to duplication of work and wastage of time. Hence, the proceedings under section 154 for rectification of intimation under section 143(1) cannot be initiated after issue of notice under section 143(2) by assessing officer to the assessee. तो सिर्फ जो इंटीमेशन गलत है उसके लिए आप रेक्टिफिकेशन वगैरह पास नहीं कर सकते हैं। तो CIT वर्सेस टोनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2010। तो टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 154(7) टू बी कंसीडर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द एपिलेटिव अथॉरिटी। तो टाइम लिमिट जो है किस बेस से कंसीडर करनी है, वो है डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एपिलेटिव अथॉरिटी। बुक द डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर अप्लाई फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 154(7) दैट इज वेदर द
Time limit of 4 years under section 154(7 would apply from the date of original assessment order or the order of the applicable authority. पहले असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, बाद में अपील कर दिया आपने, फिर एप्लीकेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, क्योंकि टाइम लिमिट क्या था, ये किस डेट से काउंट हो गया, ठीक। उसका ये रूल है, द कोर्ट हैज ग्रैंट वंस एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय एन असेसिंग बाय एन अथॉरिटी इफ प्रेफर्ड। क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट हमने अपील कर दी, अब अपील का ऑर्डर पास हो गया है और वो अपील डिसाइड हो गई है बाय द एप्लीकेट अथॉरिटी, देन द ऑर्डर जो था, द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर मर्ज विद द ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेट अथॉरिटी। वो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, वो एप्लीकेट अथॉरिटी के ऑर्डर में मर्ज हो जाएगा। It means after merger, the order of the original authority clashes seized to exist, तो पुराना order आपका जो है सीज हो जाएगा एंड द ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेट अथॉरिटी जो है वो प्रिवेल करेगा। Thus, the period of limitation of 4 years for the purpose of section 154(7 has to be counted from the date of the order of applicable authority. तो आपको नया ऑर्डर है ना एप्लीकेट अथॉरिटी का, उसी ऑर्डर के डेट से आपको कंसीडर करना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो अनेक केस लॉ हैं हमारे, समन, सर्च, सीजर एंड सर्वे। तो शुभा एंड प्रभा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ITO 2009। Extension of period of retention of 15 days in case of impounding of books and documents। तो नॉर्मली होता है ना कि इसमें असेसिंग ऑफिसर आपकी बुक्स इम्पाउंड कर लेते हैं, 15 दिन तक रख सकते हैं, अब उसकी एक्सटेंशन करनी है, तो कैन एक्सटेंशन ऑफ द मैक्सिमम पीरियड जो है ऑफ रिटेंशन ऑफ 15 डेज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इम्पाउंडेड बी ग्रांटेड इनडेफिनेटली। तो जो एक्सटेंशन मिलेगी क्या वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए मिल सकती है आपको? वैसे ओरिजिनल पीरियड सिर्फ 15 दिनों का है आपका। So it means in this case, section 131(3) confers on the income tax authorities the power to impound and retain books or documents for a maximum period of 15 days. So it is held that the extension can only be one-time exercise with the regions to be recorded and the period can be extended only in days and not in months or years. तो जब ओरिजिनल टाइम डेज में है ना, तो एक्सटेंशन भी आपको डेज में ही मिलेगी, नोट इन मंथ्स और ईयर्स में नहीं मिलेगी। इसका मतलब नोट इनडेफिनिट नहीं है आपकी। अनदर केस लॉ, ACIP वर्सेज मांगेराम चौधरी HUF 2010 एंड GMS टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वर्सेज GCIT 2005। तो सेक्शन 132 है, रेफरेंस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड ड्यूरिंग सर्वे। तो कैन मटेरियल्स फाउंड इन कोर्स ऑफ सर्वे कैन बी यूज्ड इन ब्लॉक असेसमेंट। तो सर्वे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो क्या वो हम यूज कर सकते हैं ब्लॉक असेसमेंट में? इन ब्लॉक असेसमेंट मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग सर्वे अंडर सेक्शन 133A can be used only if it has some relation with the material seized during search, otherwise not। तो एक has been held that where during continuation of survey proceedings, search proceedings under section 132 are initiated on the basis of information obtained in survey। सर्वे के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेस पे आपने सर्च कर दी सेक्शन 132 में, then it can be said that survey proceeding has lost its identity and in fact has merged with search proceeding। तो सर्वे की जो प्रोसीडिंग है वो सर्च में मर्ज हो जाएगी एंड इन सच ए केस अनअकाउंटिंग इनकम इज लायबल टू बी असेस्ड इन ब्लॉक असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ओनली। तो वो ब्लॉक असेसमेंट प्रोसीडिंग में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अनदर केस आएगी मैस्टर से कलकत्ता निक बियर्स रिकॉर्डिंग ऑफ ए सेटिस्फैक्शन नोट फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन। अगर कहेंगे सर्च जो पर्सन, तो जिस पर्सन की सर्च कर रहे थे उसके अलावा किसी दूसरे पर्सन की हमने रिकॉर्डिंग करके सेटिस्फैक्शन नोट बना लिया फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन एंड सर्च पर्सन, तो क्या वो वैलिड है आपका इंफॉर्मेशन? So applicability of recording of a satisfaction note under section 158BB to apply to proceedings under section 153C for the purpose of assessment of income of a person other than the person in respect of whom search is initiated under section 132 or books of accounts are requisition under section 132A। So it is held that recording of a satisfaction note is a prerequisite and the satisfaction note must be prepared by the assessing officer before he transmits the record to the other assessing officer who has jurisdiction over such other person under section 158BG।
It means satisfaction note could be prepared at any of the following stages. तो satisfaction note आप बना सकते हैं at the time of or along with the initiation of proceedings against the searched person or in the course of assessment proceeding or immediately after the assessment proceedings are completed of the searched person. Further, even if the assessing officer of the searched person and the other person is one and the same, then also he is required to record his satisfaction note. तो ये assessing officer सेम भी है तो भी इसको satisfaction note जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अगर केस लॉजिक श्याम ज्वेलर्स वर्सेस CCIT 92 सेक्शन 132 और 133A में है सीलिंग ऑफ बिगनर प्रेमिसेज ड्यूरिंग सर्च और सर्वे. So can beginners premises be sealed during search under section 132 or survey under section 133A? So there is no provision of sealing for beginner premises either under section 133A or 132 or any other section of the Income Tax Act. Beginner के premises आप seal नहीं कर सकते. तो यूपी डिस्टिलरी एसोसिएशन UPDA वर्सेस CIT 2017. So cancellation of registration of trust under section 12AA on the basis of search. तो सर्च के बेस पर हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं ट्रस्ट की. किस तरीके से? वेदर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA on the basis of search conducted in the premises of its secretary general and the statement recorded by him under section 132(4) is valid. तो ट्रस्ट का जो सेक्रेटरी था उसके यहाँ हमने सर्च की और वहाँ से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बेस पर हमने ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी. तो क्या ये वैलिड है? द सर्च प्रोसीडिंग्स टुक प्लेस अंडर सेक्शन 153A इन द वेरी प्रीमिसेस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल with respect to the assessee trust who provided information about the activities of the assessee trust and to note to his own activity. उसने सारी एक्टिविटी बताई हमें ट्रस्ट के बारे में, अपनी नहीं बता रहा है वो. Hence, the cancellation of trust registration under section 12AA on the basis of search conducted in the premises of the Secretary General and the statement recorded under section 132(4) from him is valid. तो ये आपकी वैलिड मानी जाएगी. तो हेमंत कुमार सिंघवी एंड नगर वर्सेस CIT 2014 सेक्शन 132B. तो एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स सीज्ड अंडर सेक्शन 132. आपने ऐसे सीज कर ली, क्या उसको सेल करके हम अपना टैक्स रिकवर कर सकते हैं? क्वेश्चन है कैन द असेसी एप्लीकेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन इनकम सरेंडर्ड ड्यूरिंग सर्च बाय सेल ऑफ सीज्ड गोल्ड बार्स बी एंटरटेन्ड वेयर असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड. अभी असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई है. तो सेक्शन 132B(1) states that until the assessment is complete, the seized asset cannot be disposed of to recover tax due. तो जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम सीज्ड एसेट को सेल नहीं कर सकते हैं. हेंस assessing application for adjustment of tax liability on income surrendered during search by sale of seized gold bars cannot be entertained if assessment has not been completed. Another case like तो कथी रूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस CIT 2014 है. तो सेक्शन 133 पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन फॉर सर्वे. तो वेयर नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट ए पर्सन कैन द असेसिंग ऑफिसर कॉल फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 133 विच इज यूजफुल और रेलिवेंट टू एनी इंक्वायरी विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर और कमिश्नर. Decision is the assessing officer with the prior approval of the commissioner issued notice under section 133 to the assessee a cooperative society engaged in banking business to provide details of all persons resident or non-resident who have made cash transactions or time deposits of ₹1 lakh or above in any account for the period of 3 years. So it is held that assessing officer has a power to requisition information which will be useful to any inquiry in the case of any person where no proceeding is pending with the prior approval of the director or the commissioner. Hence, the notices could be validly issued by the assessing authority under section 143 for inquiry. Another case is CIT versus Kamal and Company 2009 section 133A illegal survey. Whether evidence collected during illegal survey can be used for assessment.
यस, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। द इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कंडक्ट द सर्वे विदाउट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 133A, so it is illegal survey. But the inventory stock was prepared by the inspector during the course of an illegal survey, and material was then used by assessing officers for making additions to the income of assessee. The revenue was entitled to use the material collected during the course of illegal survey. तो यस, रेवेन्यू अथॉरिटीज उस मटेरियल इंफॉर्मेशन को यूज कर सकती हैं अपना टैक्स रिकवर करने के लिए।